कश्मीर एक ऐसा शब्द जिसका जिक्र आते ही हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के लोगों के भी कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बीती सदी से ही विवाद के केंद्र में रहा। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ विधिवत, पाकिस्तान ने कुछ हिस्से पर जबरन कब्जा किया। मसला दो देशों के बीच का है, मगर कश्मीर में वेस्टर्न इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। वेस्टेड नहीं, वेस्टर्न, पश्चिम के देशों का। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है। नक्शे पर आप गौर करेंगे तो एक हिस्सा जो मैप पे है अफगानिस्तान को छूता है, जो एक वक्त सोवियत संघ के कब्जे में था। दूसरा हिस्सा चीन को लगता है और एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से लगता है। ब्रिटेन हम पर राज किया तो उसके कश्मीर में दिलचस्पी जग जाहिर है ही। अगर आप शीत युद्ध के दौर को ज़हन में रखेंगे तो अमेरिका की दिलचस्पी भी उसी वक्त से आपको समझ में आने लगती है। ऐसे में कश्मीर से जुड़ी कोई भी खबर विदेशी अखबार या बड़े पोर्टल प्रमुखता से छापते हैं, उसको तरजीह देते हैं। मगर एक सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या उन खबरों में भारत विरोधी एजेंडा होता है? नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो, जिसमें इसी सवाल का जवाब खोजा जाएगा। 8 मार्च को भी कश्मीर को केंद्र में रखकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और उसकी वेबसाइट पर 2 आर्टिकल्स छपे। पहले की हेडलाइन है, मोदीज फाइनल असॉल्ट ऑन इंडियाज प्रेस फ्रीडम हैज बिगन। मतलब ये कि भारत की प्रेस स्वतंत्रता पर मोदी का आखिरी हमला शुरू हो गया। दूसरे आर्टिकल की हेडलाइन है, इंडिया इज आर्मिंग विलेजर्स इन वन ऑफ दी अर्थ्स मोस्ट मिलिटराइज्ड प्लेसेस। मतलब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सैनिक जमावड़े वाली जगह पर भारत ग्रामीणों को हथियार दे रहा है। दोनों आर्टिकल भारत में रहने वाले पत्रकारों ने लिखे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए या तो काम करते हैं या वहां उनके नियमित लेख छपा करते हैं। चूंकि प्रेस की स्वतंत्रता और कश्मीर के मुद्दे का सवाल था तो जवाब भी आया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करने से पहले तटस्थता के सभी मानकों को बहुत पहले छोड़ चुका। न्यूयॉर्क टाइम्स का कश्मीर में प्रेस की आज़ादी पर छपा कथित लेख काल्पनिक है, जिसका मकसद भारत और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों के बारे में दुष्प्रचार फैलाना है। न्यूयॉर्क टाइम्स और इसी तरह के कुछ अन्य विदेशी मीडिया संस्थान भारत और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में झूठ फैला रहे हैं। इसके बाद एक और ट्वीट में अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत और प्रधानमंत्री मोदी से ईर्ष्या रखने वाले कुछ विदेशी मीडिया संस्थान व्यवस्थित तरीके से हमारे लोकतंत्र और बहुलतावादी समाज के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र के तौर पर भारत काफ़ी परिपक्व है और हमें ऐसे एजेंडे के तौर पर चलने वाले मीडिया से लोकतंत्र का ज्ञान सीखने की ज़रूरत नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर में प्रेस की आज़ादी को लेकर जो झूठ फैलाया वो निंदनीय है। भारत में लोग ऐसी मानसिकता वालों को भारत की धरती पर अपना एजेंडा नहीं चलाने देंगे। हमने आपको अनुराग ठाकुर की बात बता दी, 2 उनके जो ट्वीट्स थे उनके माध्यम से, यहाँ तक जो हुए उनके शब्द थे। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के मातहत काम करने वाले मंत्री ने तीखे लहजे में जवाब दिया। तो ऐसे में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आर्टिकल में ऐसा लिखा क्या था जिसको लेकर इतनी तीखी प्रतिक्रिया आई। न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने लिखा, मुझ पर छापा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठाने की हिम्मत करने की सज़ा थी। मेरा अखबार, जिसकी मैं कार्यकारी संपादक हूँ, 1954 में मेरे पिता द्वारा स्थापित किए जाने के बाद से जम्मू और कश्मीर राज्य में एक स्वतंत्र आवाज़ रहा, जिसने युद्ध और सैन्य कब्जे के कई दशकों का सामना किया। लेकिन मिस्टर मोदी इसे छोड़ नहीं रहे। उनकी दमनकारी नीतियां कश्मीरी पत्रकारिता को नष्ट कर रही हैं, मीडिया आउटलेट्स को सरकारी मुखपत्र के रूप में काम करने के लिए डरा रही हैं और लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोगों के हमारे क्षेत्र में सूचना का अभाव पैदा कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के एक पैरा में लिखा है, पत्रकारों को पुलिस नियमित तौर पर बुलाकर पूछताछ करती है, उन्हें आयकर उल्लंघन या आतंकवाद या अलगाववाद जैसे आरोपों से धमकाया जाता है। कई प्रमुख पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है या जेल की सज़ा सुनाई गई है। हम भय के साए में काम करते हैं। इसी आर्टिकल के अगले पैरा में लिखा है, कई पत्रकारों ने खुद को सेंसर कर लिया है या पत्रकारिता ही छोड़ दी है। कुछ तो गिरफ्तारी के डर से विदेश भी चले गए। भारत सरकार ने कम से कम 20 अन्य लोगों को देश छोड़ने से रोकने के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। यह आर्टिकल ऐसे वक्त में लिखा गया जब कश्मीर को लेकर कोई आम विमर्श नहीं चल रहा था। हाँ, G20 के कार्यक्रम जरूर देश में चल रहे हैं, वो साल भर चलते रहेंगे, जिसमें दूसरे मुल्कों के नुमाइंदों की बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी है, आने वाले समय में भी होती रहेगी, क्योंकि कई कार्यक्रम हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में होंगे, इसलिए टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि साल भर ही G20 चलेगा। लेकिन क्या आर्टिकल में छापी गई बातें सत्य के करीब हैं? सरकार की तरफ से लगाए गए आरोपों में हम फंसेंगे नहीं। हमने सच्चाई को जानने के लिए कश्मीर टाइम्स के पूर्व पत्रकार और मौजूदा वक्त में द स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर
जुनैद हाशमी से बात की। पहला सवाल यही था कि न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में अनुराधा भसीन ने लिखा है कि धारा 370 अनुच्छेद 370 माफ कीजिए हटने के बाद वो इंटरनेट बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, इसलिए उनके श्रीनगर के दफ्तर को सील किया गया। आप कश्मीर टाइम्स में पहले से काम कर चुके हैं, सत्य क्या है बताइए। उन्होंने क्या जवाब दिया इस प्रश्न पर, आप उनसे सुनिए। जो जम्मू कश्मीर की सरकार कहती है, ये भी सरकार कह रही है। सरकार ने जो आधिकारिक तौर पर उस समय कहा, सरकार ने ये कहा कि कश्मीर टाइम्स के पास प्रेस एनक्लेव में दो सरकारी कोर्ट, स्टेट्स विभाग की दो कोठियां उनके पास थी, यानी दो कोठियां उनके पास थी। उसमें से एक जो कोठी थी, उसके अंदर कश्मीर टाइम्स का पहले उसको पुराना दफ्तर था वो कश्मीर टाइम्स का। बाद में कश्मीर टाइम्स ने उसी के सामने एक दूसरी छोटी सी कोठी ली और उसके ऊपर उन्होंने निर्माण की एक बिल्डिंग बनाई। तीन मंजिला इमारत उन्होंने खड़ी की। वो जो 3 मंजिला इमारत उन्होंने खड़ी की, वो स्टेट्स विभाग ने उस समय क्यों, कैसे उनको खड़ी करने दी, किससे उन्होंने परमिशन लिया, कोई पता नहीं। क्योंकि स्टेट्स विभाग का कानून ये कहता है कि जब आप स्टेट्स की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको एक किराया देना होता है, नॉमिनल सा। वो किराया आप स्टेट्स विभाग को देते हैं और उसके बाद अगर आप अपनी बिल्डिंग के अंदर कोई बदलाव करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमने तो यही देखा है कि वो सारी कंस्ट्रक्शन स्टेट्स विभाग ही कराता है। क्योंकि स्टेट्स विभाग में बाकायदा एक पीडब्ल्यूडी का विंग है। वो पीडब्ल्यूडी का विंग जो है ये सारे काम करता है। यानी आपने अपने क्वार्टर में ऑल्ट्रेशन करानी है, आपने अपने क्वार्टर में कोई बदलाव कराना है, आपने कोई अपने क्वार्टर में कंस्ट्रक्शन करानी है, ये सारे काम पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसका एक अधिकारी स्टेट्स विभाग में होता है, ये स्टेट्स विभाग खुद ही करता है। तो यानी स्टेट्स के 2 क्वार्टर इनके पास थे, उनमें से सरकार ने 1 क्वार्टर इनसे वापस ले लिया। और इसी तरीके से जम्मू में भी कश्मीर टाइम्स के पास स्टेट्स विभाग का 1 क्वार्टर था और वो क्वार्टर जो वजारत रोड है जम्मू में, जहां मुख्यमंत्री का निवास है, उस मुख्यमंत्री के निवास के ठीक पीछे उनका वो क्वार्टर था। वहां वीवीआईपी हाई प्रोफाइल लोग रहा करते थे। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि अनुराधा भसीन जी के पास अपना एक घर है जम्मू में। जिस घर में वो जम्मू में रहते हैं, उसके बावजूद सरकार ने उनको एक स्टेट्स विभाग का सरकारी क्वार्टर भी दिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो स्टेट्स विभाग है, स्टेट्स विभाग ये कहता है कि जो क्वार्टर कश्मीर टाइम्स के पास था, वो वेद भसीन के नाम पर था। चूंकि वेद भसीन का निधन हो गया है, उनके निधन के बाद अब जाहिर सी बात है, चूंकि वो रहे नहीं, तो इसलिए ये जो सरकारी आवास है, ये हमें इनसे वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद सरकार ने उस समय आधिकारिक तौर पर ये बात भी कही कि बिजली किराया उस स्टेट्स के क्वार्टर का वो भी बकाया था कश्मीर टाइम्स का, और जो किराया उस बिल्डिंग का था, वो किराया भी कश्मीर टाइम्स जो है वो वक्त पर नहीं दे रहा था। वो किराया भी लाखों रुपए में हो चुका था, वो भी उन्होंने भरा नहीं था। इसी तरह की स्थिति इनकी जम्मू में भी थी। जम्मू में भी इनके पास स्टेट्स की अकोमोडेशन थी। अब ये तमाम अकोमोडेशन अब सरकार ने जम्मू कश्मीर टाइम्स से वापस ले ली है। तो ये जो वो उन्होंने लिखा है वहां पर कि ताला जड़ दिया उनके दफ्तर के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि आप सरकारी आवास में बैठते हैं, सरकारी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपका अखबार चलता है, सरकारी एडवर्टाइजमेंट के बगैर आपका अखबार जिंदा नहीं रह सकता। तो उसके बाद आप ये कह रहे हैं जी सरकार ने हमारे उसके ऊपर ताला जड़ दिया क्योंकि हम पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। आप लगातार मतलब आप एक्टिविज्म भी करेंगे और आप अखबार भी चलाएंगे और एक्टिविज्म आप सारे का सारा सरकार के खिलाफ करेंगे, और जिस तरह का इस समय का सरकार का काम करने का तरीका है वो तो बिल्कुल साफ है कि भाई आप सरकार की एडवर्टाइजमेंट भी चाहते हैं, आप सरकार के सरकारी बंगले भी चाहते हैं, और फिर आप सरकार के सरकारी बंगले में बैठकर एक्टिविज्म भी करना चाहते हैं। तो ये हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सरकार के सरकारी बंगले में बैठ के एक्टिविज्म नहीं कर सकते हैं। आप प्राइवेट करिए, आप कानूनों का पालन करिए, आप करिए जितना एक्टिविज्म आपने करना है, हम आपको रोकेंगे नहीं। आपने जवाब सुना, अब दूसरे सवाल की बारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में आरोप लगाया गया है कि सरकार के डर से कई पत्रकारों ने पत्रकारिता छोड़ दी या विदेश जाकर बस गए। आरोप है कि सरकार ने 20 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। क्या वो सभी पत्रकार हैं? इसमें कितनी सत्यता है? जवाब सुनिए जुनैद साहब का। नो फ्लाई की लिस्ट में अभी खुद कह रही हैं कि वो अपने आर्टिकल में लिख रही हैं कि वो देश से बाहर जाकर बस गए। पहली बात तो ये
एक और उसके बाद खुद भी वो इस समय यूएस में है। ये तो दो बातें हो गई। उनको नो फ्लाई लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया? ये तो मतलब अचंभे की बात है ना कि आप तो जब आपका दफ्तर बंद कर दिया गया, आपकी एडवर्टीजमेंट बंद कर दी गई, आपके पास मतलब अखबार चलाने के लिए पैसे नहीं रहे, तो फिर आप नो फ्लाई लिस्ट में क्यों नहीं और आप यूएस कैसे? और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि पत्रकारों ने पत्रकारिता छोड़ दी। ये भी कोई ये भी कोई इसमें नापने या तोलने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों कश्मीर घाटी से कुछ पत्रकार आए, हालांकि मैं ये बात करना नहीं चाहता था, वो मेरे पत्रकार साथी हैं, लेकिन सत्य ऐसा है कि वो बोलना जरूरी है। वो इसलिए भी बोलना जरूरी है क्योंकि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो मुझे रिबट कर सकते हैं, एक लंबा लेख लिख सकते हैं या ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर सकते हैं, और उनके ट्वीट ज्यादा लोग पढ़ते भी। पिछले दिनों एक पत्रकार बंधु जो हैं वो कश्मीर घाटी से आते हैं, एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, वहां से एक टैक्सी करते हैं और रजौरी पहुंचते हैं। रजौरी पहुंचने के बाद डांगरी गांव में चले जाते हैं। डांगरी गांव में जाकर वहां पर लोगों से बातचीत करते हैं, वापस आते हैं और उसके बाद लेख लिखते हैं अमेरिका के अखबारों में। और अब ये सोचिए कि जम्मू में कोई एक्टिविटी हो रही है, ये भी आपको नया एक जम्मू कश्मीर में सिलसिला शुरू हुआ है। इंसिडेंट होता है जम्मू में, ठीक है, और खबर करता है पत्रकार अपना कश्मीर में बैठ के। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंसिडेंट हुआ है, एक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं जम्मू में, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं जम्मू में, कश्मीर का पत्रकार खबर करवा रहा दिल्ली बैठे हुए पत्रकार से। और ग्राउंड पर जो जम्मू का पत्रकार है, जो हम लोग वहां बैठे हुए हैं, ठीक है, जो ग्राउंड पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मतलब इसका मतलब आपको हमारी क्रेडिबिलिटी पर डाउट है और आपको लगता है कि आपकी बहुत बढ़िया क्रेडिबिलिटी है क्योंकि आप वो लिखते हैं जो ब्रिटिश मीडिया में उनको, न्यूयॉर्क मतलब अमेरिकन मीडिया को बहुत बढ़िया लगता है कि जनाब क्या बात है जनाब, देखिए भारत में तो खतरनाक काम हो गया, ये तो क्या कहते हैं जुल्म करने लगे पत्रकारों के ऊपर। भारत में हो रही पत्रकारिता और पत्रकारिता संस्थान के प्रति सरकार के रवैये पर गाहे बगाहे सवाल उठते रहे हैं, मगर हमें ये जांच करनी होगी कि कहीं व्यक्तिगत लड़ाई पत्रकारिता के ढाल तले तो नहीं लड़ी जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में एक आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि कश्मीरी समाचार पत्र सरकारी विज्ञापन और मीडिया सब्सिडी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। सरकार इस चीज़ का उपयोग इस सुनिश्चित करने के लिए करती है कि समाचार पत्र में वही सच छपे जो आधिकारिक वर्जन हो। आज कुछ कश्मीरी समाचार आउटलेट आधिकारिक नीति पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं और कई सिर्फ व्यापार में बने रहने के लिए सरकारी मुखपत्र बन गए हैं। मेरा अपना अखबार मुश्किल से बच रहा है। 2019 में मैंने इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। स्पष्ट प्रतिरोध में सरकार ने हमारे श्रीनगर कार्यालय को सील कर दिया। ये अनुराधा भसीन के शब्द हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स उनके लेख का हिस्सा है। आरोप है कि मोदी सरकार ने कश्मीर टाइम्स को मिलने वाले सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए। इसका सत्य क्या है, अब ये जानिए। इसमें मतलब वाद विवाद या संवाद करने की तो जरूरत ही नहीं। आप 2017 से लेकर 2022 तक का कश्मीर टाइम्स मंगवा लीजिए अपने दफ्तर में, मंगवाइए दफ्तर में, आप देखिए फ्रंट पेज पे कौन सी खबर लगी है, फ्रंट पेज पे किस तरह की खबर लगी है और कहां उन्होंने नीतियों का विरोध किया है। हाँ, उन्होंने नीतियों का विरोध अपने अखबार में नहीं बल्कि अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखकर कहीं किया होगा, वो मैं मान सकता हूं। लेकिन जहां तक आप कहेंगे कि सरकार की नीतियों का विरोध अपने अखबार के जरिए करना, आ, मतलब उसकी कोई एग्जाम्पल मेरे पास नहीं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों का विरोध किया। नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों का विरोध नहीं किया होगा, जम्मू कश्मीर की सरकार की नीतियों का विरोध किया। लेकिन 2014 में जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो सरकार किसकी थी? सरकार थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की। मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन थे? वेद वसीम साहब के सबसे करीबी दोस्त, ये सारी दुनिया जानती है। तो आपके करीबी दोस्त की सरकार थी। जब आपके करीबी दोस्त की सरकार बनी तो आपको 5 साल डीआईपीआर एडवर्टीजमेंट्स क्यों देता रहा? अगर आप सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे तो डीआईपीआर को तो आपकी एडवर्टीजमेंट बंद करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा ही है तो फिर यूपीए सरकार ने आपकी डीएवीपी बंद क्यों की थी? उनके उस कार्यकाल में आप किसका विरोध कर रहे थे? आज तो समझा जा सकता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं इसलिए। और उन्होंने अपने आर्टिकल में एक और क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे हालात ऐसे हो गए कि हमारे कर्मचारी हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा डर के मारे चले गए। आपके पास वहां टेलीफोन होगा और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का नंबर मैं आपको दूंगा। आप प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो जम्मू के हैं, रिजवानुद्दीन साहब, आप उनको फोन लगाइए और उनको फोन करके पूछिए कि
कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो आपके पास हर तीसरे दिन आते हैं और अपना पीएफ क्लेम करने के लिए आते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कोर्ट में गए हैं अपने पीएफ के लिए और अपनी बाकी चीजों के लिए, जो कश्मीर टाइम्स उनको पे नहीं कर पाया। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तो मुझे लगता है कि लंबा कुछ बोलने की या समझने या सुनने की जरूरत नहीं है। हमने पहले आर्टिकल पर काफी बात कर ली, अब दूसरा आर्टिकल पर आते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में आम सिविलियंस को बंदूक देने पर सवाल उठाया गया। आम नागरिकों को बंदूकें क्यों दी जा रही हैं, पहले उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, उसके पीछे की वजह को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। 2023 का साल और साल का पहला दिन, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के अपर डांगरी इलाके में आतंकवादियों ने 4 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी उनकी। जानलेवा हमले में 6 लोग घायल भी हुए। इलाज के दौरान 3 और लोगों की जान गई। घटना को अंजाम देने वाले दोनों हथियारबंद आतंकवादियों ने अपर डांगरी इलाके में मंदिर के पास 3 अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया था। अब 20 साल पहले चलिए, 23 मार्च 2003 को नदी मर्ग में आतंकवादियों ने 24 कश्मीरी पंडितों को एक कतार में खड़ा करके गोली मार दी थी। इस नरसंहार में 11 पुरुष थे, 11 महिलाएं और 2 बच्चे भी थे, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बारे में कहा जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर उन्हें घर से निकाला और फिर एक साथ सबको गोली मार दी। उस दौरान नदी मर्ग में करीब 50 कश्मीरी पंडित रहते थे, लेकिन आतंकवादियों के आने की खबर मिलते ही कई लोग वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब भी रहे। पुलवामा जिले के नदीमर्ग गांव में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सेना की वर्दी पहनकर आए थे। नदीमर्ग नरसंहार को लेकर कहा जाता है कि आतंकवादियों का इरादा कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप भारतीय सेना पर लगाने का था, जिससे माहौल बने कि भारतीय सेना ही कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करती है और इल्जाम लगा देती है आतंकवादियों पर। नदीमर्ग नरसंहार कांड में जिंदा बचे मोहन लाल भट्ट ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि रात को अचानक एक शोर सुनाई दिया उन्हें और तोड़फोड़ की आवाज़ें आने लगी। सेना की वर्दी में आए कुछ लोगों से मेरी माँ हमें जिंदा छोड़ देने को कह रही थी, जिस पर आतंकवादियों ने कहा था हम तुम्हें चुप कराने ही आए हैं। इसके बाद आतंकवादियों ने गोलियां बरसा दी। 20 साल के कालखंड में टारगेटेड किलिंग्स का ये पैटर्न बदला नहीं है, कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई, फिर से रिवाइव हुआ है पिछले कुछ दिनों में। हमले दूर दराज के गाँवों में होते थे और जब तक सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई के लिए पहुंचते आतंकवादी फरार हो जाते। इस तरह के हमलों से बचने के लिए सरकार ने वीडीसी यानी विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई, जिसमें ग्रामीणों को चिन्हित कर ट्रेनिंग दी गई और उन्हें आतंकवादियों से लड़ने के लिए राइफल्स भी दिए गए, हथियार दिए गए। लेकिन क्या ये सब मोदी सरकार के आने के बाद शुरू हुआ? हमने जाना जम्मू कश्मीर के डीजीपी रहे एसपी वैद्य से। ये मोदी जी के टाइम पे विलेज डिफेंस कमेटीज नहीं बनी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विलेज डिफेंस कमेटी पहली बार 1995 में बनी, 1995 में, जब आई थिंक उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में, और स्टेट में 95 में शायद गवर्नर का रूल था। उसके बाद इलेक्शन हुई और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई 97 में। तो ये विलेज डिफेंस कमेटी की कंसेप्ट जो है वो कितने साल हो गए, लगभग 10-20 रफली 27 साल पुरानी है। 1995 में विलेज डिफेंस कमेटी बनी, और इसमें ये भी कहना कि सिर्फ हिंदुओं को हथियार दिए, ये गलत है। विलेज डिफेंस कमेटी जब 1995 में गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि इसमें हर कम्युनिटी के लोग होंगे, सिर्फ हिंदू नहीं होंगे, हर कम्युनिटी के लोग होंगे, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, और वो लोग होंगे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा। लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का राइट है, ये भारत के कानून में भी है कि अगर आप पर कोई हमला करता है तो आपको अपने सुरक्षा करने का पूरा हक है। और मैं इसका आपको शुरुआत बताऊंगा, क्योंकि ये इंसिडेंटली ये जो विलेज डिफेंस कमेटी पहली वीडीसी बनी, वो मेरे हाथों से बनी। मैं जब एसएसपी उधमपुर था, एक बागनकोट गांव है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, उस वक्त रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो उधमपुर का एक सब डिवीजन था, और वहां टेररिस्ट ने अटैक किया सिविलियंस पर और 2 सिविलियन को मार दिया। जब मैं मौके पे गया तो उन सिविलियन लोगों ने इकट्ठे होकर मुझे अपील की कि सर, आपने जो शहीद हुए हैं 2 सिविलियन, उनके बच्चियों को पुलिस कांस्टेबल तो भर्ती किया है, लेकिन हमारे पास हथियार कोई नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का। हमारे पास दराटी और कुल्हाड़ी, जिससे घास काटा जाता है और लकड़ी काटी जाती है, उसके साथ हमें टेररिस्टों के साथ मुकाबला करना पड़ा, जबकि टेररिस्टों के पास आधुनिक हथियार थे, AK-47 से वो लेस थे। तो
उसके बावजूद उन्होंने हमारे 2 आदमी मारे, हमने उनके 2 आदमी मारे। तो इसी बात को देखते हुए फिर उस वक्त सरकार से परमिशन लेकर 10 राइफलें उस गांव को, बागनकोट गांव को दी, और उसी से पहली बीडीसी बनी, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने फॉर्मलाइज करके गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया उस वक्त की जेएंडके गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट ने, जिसमें क्लियरली लेआउट किया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी वीडीसी सेंसिटिव एरियाज में बनाएगा, जहां 10 मेंबर होंगे, उसमें 3 एसपीओज होंगे, उनको हथियार दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, 50 राउंड दिए जाएंगे, और उसमें हर कम्युनिटी के लोग होंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, और हद उनके वो नहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये जो नैरेटिव लोग चला रहे हैं, ये वो हैं जो टेररिस्टों के सिंपैथाइजर हैं, जो उनको टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं, जो उन टेररिज्म चलाने वाली आईएसआई और पाकिस्तान की डीप स्टेट है उसके सपोर्टर हैं। वरना इस ये जो हिंदू नेशनलिस्ट नैरेटिव है, ये उन्हीं लोगों को पेट में दर्द हो रही है। टेररिस्ट अगर आधुनिक हथियारों से आकर सिविल लोगों को अटैक करते हैं, तो क्या सिविल आदमी को, अनआर्म्ड आदमी को अपने आप को डिफेंड करने का हक नहीं है? अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट अपना हथियार देती है अपने आप को बचाने का, तो क्या उसको अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है? ये एक मोटिवेटेड नैरेटिव है उन लोगों का जो टेररिस्टों के सिंपैथाइजर हैं, जो डीप स्टेट के सिंपैथाइजर हैं, और जो इनोसेंट लोगों को वो मारने के लिए आते हैं। तो सिविलियंस को अपना डिफेंस करने का, और वैसे भी भारत के कानून में राइट टू सेल्फ डिफेंस हर एक के पास है, और उसमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं दिया जाता, हर कम्युनिटी को दिया जाता। तो इसमें ये नैरेटिव वेस्टेड इंटरेस्ट लोग चला रहे हैं, इसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आर्टिकल में आरोप लगाया गया है कि हिंदूवादी मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लोकल मिलिशिया यानी हथियारबंद लड़ाकों को पुनर्जीवित कर रही है। आरोप है इससे हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदुओं को हथियार दिए जा रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? अब स्थानीय पत्रकार से सुनिए। और एक जमाना तो ये था कि यहाँ एक इलाका है, उसको डेरा की गली कहते हैं। उस डेरा की गली में आप शाम के बाद जाते नहीं थे, उस डेरा की गली से गुजरते नहीं थे। वहां खौफ था इतना आतंकियों का। और ये ज्यादा खौफ किस कम्युनिटी को था? ये ज्यादा खौफ जो है ये हिंदू कम्युनिटी को था। और उसके बाद हिलकाका के ऊपर आतंकियों ने बाजाब्ता अपनी एक सल्तनत बनाई हुई थी। और उस हिलकाके के ऊपर जानते हैं लड़ाई किसने लड़ी है? वहां जाके क्या कहते हैं, लड़ाई किसी हिंदू ने नहीं लड़ी, वहां के गुज्जर मुसलमानों ने लड़ी, और वही वीडीसी की बंदूकें लेकर लड़ी, जिन वीडीसी की बंदूकों को ये शौकत नंदा साहब, हाँ मुझे नाम याद आ गया, शौकत नंदा साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। अब ये जो वीडीसी का गठन है, उसके बाद डीजीपी वैद थे, उन्होंने पहली वीडीसी जम्मू कश्मीर में बनाई, और ये लोकतांत्रिक सरकार में वीडीसी का गठन हुआ। और लोकतांत्रिक सरकार थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, और वो 2/3 बहुमत वाली सरकार थी। कोई ये ना कहे कि जनाब वो तो जनाब कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, जबरदस्ती मजबूरी हो गई तो इसलिए बनानी पड़ी। कि राजौरी में हिलकाका के ऊपर जो लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई लड़ने वाले यहाँ के मुसलमान गुज्जर थे। इस वक्त राजौरी में डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ में जो वीडीसीज बनी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। लेकिन एक मसला है, वो आपको समझना होगा। जब आतंकी का निशाना केवल हिंदू है, जब आतंकी का निशाना उसका निशाना है ना, वो टारगेटेड किलिंग कर रहा है ना, तो भैया जिसके जो निशाने पर है हथियार उसको दोगे, या उसको दोगे जो निशाने पर है ही नहीं? तो हथियार किसको दोगे? हथियार तो उसी को देना है ना जो निशाने पर है। लेकिन जहां तक वीडीसीज का ताल्लुक है, वीडीसीज पूरे जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू संभाग में जितनी भी बनी है, उन वीडीसीज में मुसलमान भी उतने ही हैं जितने हिंदू हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हिंदू इलाके जिनको खतरा ज्यादा था, उन इलाकों को भी हथियार दिया गया। रियासी के अपर रीजन में आप चले जाइए, मुसलमानों के पास हथियार है। राजौरी के अपर रीजन में चले जाइए, क्या कहते हैं, गुजर बकरवाल कबीला के लोगों के पास हथियार है। वो उनकी वीडीसीज यहाँ पर फंक्शन कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के दोनों आर्टिकल्स में जो छपा, हमने आपको बताया, सरकार का पक्ष भी आपको दिखाया, और स्थानीय पत्रकारों और जानकारों से बातचीत भी दिखाई। आज की दिल्ली लंटॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम, जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लंटॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।